हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स इतना बड़ा चैप्टर है, तो इसको पूरा पढ़ने के लिए हमें लगभग 2 से 3 वीडियो में जाना पड़ेगा। इसलिए जितना इस वीडियो में हो सकता है उसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे बच ना पाए, सारे क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकें। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये पहली क्लास है, पहला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फंडामेंटल राइट्स। तो जो मूल अधिकार हैं अर्थात फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है? ये ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यक होते हैं। ये मूल यानी अपरिहार्य हैं जिनके बिना जीवन का चलना असंभव है। तो कुछ ऐसे अधिकार जिनके बिना जीवन न चल सके, अपरिहार्य हैं, तो ये संविधान द्वारा हमारे नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो ये व्यक्ति जो है इन अधिकार, जैसे ये अधिकार हैं, इन अधिकारों में राज्य भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य से भारत है, राज्य का अर्थ जितना भी इसमें लें वहाँ पूरे भारत से लेते हैं। राज्य का मतलब कोई राज्य सरकार, यूपी एमपी इनसे मतलब नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पे भारत से है। तो जो राज्य होगा वो इन अधिकारों में राज्य भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। तो उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। जिस तरह जीने के लिए हमको रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक है, उसी तरीके से कुछ अधिकार भी जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, तो उनमें फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये भाग 3 में आते हैं। हमने पढ़ा अभी तक भाग 1 पढ़ा। भाग 1 में क्या था? भाग 1 में राज्य था और उसका क्षेत्र था। राज्य और राज्य का जो क्षेत्र था वो भाग 1 में था। फिर हमने जो भाग 2 पढ़ा, भाग 2 में हमने नागरिकता पढ़ ली। अब जब हम संविधान के भाग 3 पे आते हैं तो भाग 3 में क्या आता है? वो आता है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। तो भाग 3 पढ़ते हैं। भाग 3 में जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 35 तक ख़त्म होता है। इनमें लगभग टोटल 27 मूल अधिकार दिए गए हैं। उन मूल अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। उसके अलावा मूल अधिकार हमारे देश में जो आता है, अमेरिका के संविधान में जो लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, वहाँ से ही, अमेरिका से लिए गए हैं। अब देखते हैं इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कैसे दुनिया में ये मूल राइट्स की अवधारणा शुरू हुई, मूल अधिकारों की, और मूल अधिकार कैसे दुनिया में लोगों ने डिमांड की, लोगों को कैसे मूल अधिकार मिलना शुरू हुए। इतिहास से लेके हम चलेंगे और देखें कैसे दुनिया में धीरे धीरे मूल अधिकारों की मांग हुई। अब मूल अधिकार ऐसे ही होते हैं जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ काम करने की स्वतंत्रता है। तो अगर राज्य इन पर रोक लगा देगा तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। कोई सरकार कुछ करती तो आलोचना, जैसे आप किसी राजा के टाइम की कल्पना कर लीजिए। तो मान लीजिए जैसे अकबर थे, बाबर थे, या फिर कोई भी राजा था, तो उसके समय में जनता को ये मूल अधिकार नहीं मिलते थे। जैसे मान लिया न्याय है, तो न्याय सबके लिए बराबर नहीं होता था। राजा का अगर लड़का किसी को मार देता तो उसको फांसी नहीं दी जाती, लेकिन अगर एक आम आदमी किसी को मार देता तो उसे फांसी दे दी जाती। तो मूल अधिकार, और बोलने के, अगर राजा कुछ गलत कर रहा है तो जनता उसकी आलोचना भी नहीं तब कर सकती थी। मूल अधिकार लेकिन जब मिल गए तो अब आजकल देखिए सरकार की सभी आलोचना कर लेते हैं। नुक्कड़ और हर चौराहे पे आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सरकार की आलोचना करते हुए आपको मिलेंगे। तो ये सब किसके दम पे पॉसिबल है? मूल अधिकारों के बल पे पॉसिबल है। अब देखेंगे कौन कौन से मूल अधिकार हैं और कहाँ से आए हैं, अवधारणा इनकी कहाँ कहाँ से आई है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं मूल अधिकारों की जो अवधारणा है, तो ये सर्वप्रथम ब्रिटेन में अवधारणा बननी शुरू हुई। ब्रिटेन के एक राजा थे जॉन, उनका नाम था राजा जॉन, और 1215 में उन्होंने एक अधिकार पत्र, वहाँ के जो जनता थी वो बहुत मांग कर रही थी कि हमको कुछ अधिकार दिए जाएं, तो उन्होंने एक अधिकार पत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक बहुत फेमस चीज़ है। राजा ने एक पत्र दिया, उसमें बहुत सारे अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। कहा गया था कि भाई ये कुछ अधिकार आपको दिए जाते हैं, ये मूलभूत अधिकार हैं और हम इनकी सुरक्षा का आश्वासन आपको देते हैं। यानी ये जो
मूल अधिकार मैग्ना कार्टा में हम आपको दे रहे हैं, ये हम आपसे नहीं छीनेंगे। इनकी सुरक्षा का राजा ने आश्वासन दिया कि ये आपके सुरक्षित रहेंगे। 1689 में क्या होता है, 1689 में बिल ऑफ राइट्स आता है और उसमें कुछ मूल अधिकार और दे दिए जाते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम मूल अधिकारों की जो शुरुआत हुई वो ब्रिटेन में हुई। लेकिन जब हम देखते हैं कि मूल अधिकार, फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसए से फिर कैसे लिए गए। तो यूएसए से ऐसे लिए गए कि मूल अधिकार, आपको पता होगा इंग्लैंड में जो संविधान है वह लिखित ही नहीं है, तो ये मूल अधिकार वगैरह वहाँ के संविधान में तो लिखे नहीं हुए। तो संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान में पहली बार, अमेरिका के संविधान में भी लिखे हुए नहीं थे मूल अधिकार, उसके भी संविधान में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया मूल अधिकारों को। तो इस तरीके से अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस में 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पता ही है, वहाँ की जनता जो थी मूल अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक थी। वहाँ की जनता इतनी ज़्यादा जागरूक थी कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की वजह से वहाँ के जो राजा थे लुई 16वें, और राजा को उन लोगों ने फांसी पे चढ़ा दिया था मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, ये समझिए। तो वहाँ 1789 में जब क्रांति होती है तो वहाँ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो था, इसके द्वारा, या एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र आता है, राइट्स अर्थात अधिकारों का, मैन एंड सिटीजन। तो इस तरीके से नागरिकों के और लोगों के जो राइट्स थे, जो उनके अधिकार थे, उनकी सुरक्षा के लिए एक घोषणा की जाती है 1789 में, और इसके द्वारा कुछ मूल अधिकार उनको प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में क्या था, जो अमेरिका का मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब जो वहाँ लागू हुआ था, अमेरिका के मूल संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। इसीलिए वहाँ 1791 में एक संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। जब मैं संविधान संशोधन कहीं कहीं पे CA लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन। तो 1791 में संविधान संशोधन कर दिया गया और बिल ऑफ राइट्स जो थे उनको जोड़कर मूल अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया गया। तो ये आप भी याद रख सकते हैं, मूल अधिकार जो थे हमारे संविधान में तो शुरुआत में ही लिखे गए थे, हमारे मूल संविधान में ही मूल अधिकारों की बात की गई तीसरे भाग में। लेकिन अमेरिका में मूल संविधान में वहाँ कोई बात नहीं हुई थी, बाद में ये लास्ट में जोड़े गए हैं। फिर अब जब हम आते हैं अपने भारत के बारे में बात करते हैं, तो भारत के बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले भारत में जो मांग की जाती है मूल अधिकारों की, तो मांग सर्वप्रथम 1895 में की जाती है। 1895 में पहली बार मांग होती है मूल अधिकारों की। फिर कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने भी 1917 से 19 के टाइम में मूल अधिकारों की मांग की। 1925 में एनी बेसेंट महोदया जो थी, उन्होंने एक संसद में एक बिल लाई थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इस बिल में उन्होंने जिक्र किया था कि मूल अधिकार की व्यवस्था भारत में होनी चाहिए, जनता को मूल अधिकार मिलने चाहिए। अब अंग्रेज़ों के टाइम तो आपको पता ही था, भारतीय लोग कुछ भी बोल देते थे तो अंग्रेज़ तुरंत उसके खिलाफ एक्शन ले लेते थे। न बोलने की स्वतंत्रता थी, न कुछ व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब 1928 में मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे, उनके पिताजी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट, काफ़ी फेमस है। 1928 में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो उसके माध्यम से उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में भी मांग की थी कि मूल अधिकार मिलने चाहिए। उसके अलावा कांग्रेस के 2 अधिवेशन जो थे, 1927 में जो था वो मद्रास अधिवेशन और 1930 में कराची अधिवेशन, ये जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उनमें भी प्रस्ताव पास किया गया कि मूल अधिकारों की व्यवस्था की जाए हमारे देश में, संविधान बनाया जाएगा और मूल अधिकार उसमें होंगे। उसके बाद 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन होते हैं, आपको याद होगा कि गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वह था दूसरा वाला, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था। राउंड टेबल अर्थात गोल मेज, क्योंकि सारे लोग गोल मेजों में बैठते थे, इस तरीके से मेजें लगी हुई थी, तो गोल टेबल्स पे बैठने के कारण इसे गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई, तो दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी ने कहा था कि हम भाई, हमको चाहिए मूल अधिकार। तो मूल अधिकार अब
संसद ने एक संसदीय कमेटी बनाई, संयुक्त संसदीय कमेटी, और उस कमेटी ने इस बात को खारिज कर दिया। और 1935 का अधिनियम जब अंग्रेज़ों ने पास किया वहाँ से, तो उन्होंने इसमें मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को पास नहीं किया, और उसमें 1935 के अधिनियम में इनको शामिल मूल अधिकारों को नहीं किया गया। फिर बात आती है, हमारा देश जब आज़ाद होता है, संविधान सभा का गठन होता है कि भाई संविधान बनाया जाए। तो संविधान सभा के लोग इतने सालों से मूल अधिकारों की मांग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इतने सालों से मांग कर रहे हैं। तो जब भारतीय संविधान बनता है तो वो लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र होना चाहिए, और उसके लिए वो 2 समितियां बनाते हैं। एक बनाते हैं मूल अधिकार समिति, जिसका अध्यक्ष बनाते हैं वल्लभ भाई पटेल को, और एक मूल अधिकारों की उप समिति बनाते हैं। उप समिति बनाते हैं इसलिए JB कृपलानी उसके अध्यक्ष बनते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसके लिए हमारी संविधान सभा में 2 समितियां बनाई गई हैं, एक समिति और एक उप समिति। अब हम चर्चा करते हैं मूल अधिकार जो हैं, ये मूल अधिकारों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 12 हमारा जो है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 12 एक स्पेशल चीज़ आपको देगा, रेफरेंस देगा। रेफरेंस क्या, जैसे आप पूरा फंडामेंटल राइट्स वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें आप देखेंगे हर जगह यह लिखा हुआ है, राज्य यह नहीं करेगा, राज्य जनता को बोलने की स्वतंत्र देगा, राज्य सबको बराबर मानेगा, राज्य उपाधियों का अंत करेगा, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा। तो राज्य आप बार बार सुनेंगे। तो उसीलिए इसमें शुरुआत में ही अनुच्छेद 12 में ही बता दिया गया है कि आखिर यह बार बार आने वाला शब्द जो राज्य है, राज्य कहते किसको हैं। तो यह परिभाषा देता है कि राज्य क्या है। तो अनुच्छेद 12 जो है इसमें परिभाषा दी हुई है। तो उसमें यह बताया गया हुआ है कि राज्य वास्तव में है क्या। अब यह परिभाषा हमारी काम करेगी इसके लिए भी, भाग 3 में भी, यानी मूल अधिकारों का जो जितना पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं अनुच्छेद 12 में जितना बताता हूँ वो भाग 3 में भी काम आएगा, और भाग 4 में भी राज्य की वही परिभाषा होगी। हालांकि जब आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे जब भाग 6 आएगा तो भाग जो 6 है उस 6 भाग में अनुच्छेद 152 जो है वो बताएगा। वहाँ के लिए कौन बताएगा, अनुच्छेद 152 बताएगा कि राज्य क्या है। वहाँ राज्य की परिभाषा थोड़ी बदलती है। तो भाग 3 और 4 के लिए जो परिभाषा है वह हम देखते हैं क्या है राज्य। तो भारत सरकार, राज्य में कौन कौन आएगा, एक तो आएगी भारत सरकार और संसद। संसद में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो भारत सरकार और संसद राज्य में आएगा। उसके अलावा हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वहाँ की राज्य सरकारें और विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर विधानमंडल। उसके अलावा सभी स्थानीय प्राधिकारी, जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है और नगर निगम है, तो ये सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं। और उसके अलावा अन्य प्राधिकारी भी इसमें आएंगे, जिनको समय समय पर संसद जो है विधि, यानी विधि जहाँ जहाँ लिखा है, विधि का मतलब होता है कानून, तो कानून है, उपकानून, उपविधि है, आदेश है, अधिसूचनाएं हैं, ये जो समय समय पर सरकार जारी करती है, इनके द्वारा प्राधिकारी बनाया करती है और कभी कभी प्राधिकारियों को हटाया करती है, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें इतने लोग आएंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ लेता है, किसी स्पेशल चीज़ को दे देता है, बताइए भाई ये राज्य है या नहीं है। कभी कभी मुद्दे खड़े हो जाते हैं। मान लिया जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC है, तो LIC को पूछा गया कि भाई LIC है या नहीं है राज्य। तो यह समय समय चूँकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता किसको है, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, अभिभावक है। जिस तरीके से एक छोटे बालक का संरक्षक माता पिता या फिर घर पे कोई होता है देखभाल करने वाला, उसी तरीके से संविधान का जो संरक्षक है, देखभाल करने वाला है, वह हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका जब सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करती है तो वह बताती है, कभी कभी जब स्पष्ट नहीं हो पाता है, साफ साफ नहीं पता चल पाता है, तो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि यह चीज़ राज्य है या नहीं है। तो यानी यह पता करना होता है तो राज्य के बारे में पता करके बताता है।
तो जैसे LIC है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, कारखाना वित्त निगम है, इसके अलावा जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, ये सारे राज्य में आते हैं। कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, सरकारी कंपनी हो, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम हो या भारत पेट्रोलियम निगम हो, भारतीय सांख्यिकी संगठन जिसे ISO बोलते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय खाद्य निगम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारे जो हैं, राष्ट्रपति है या मुख्य न्यायाधीश है, तो ये सब क्या हैं, राज्य हैं। कई बार किसी किसी को राज्य नहीं भी माना गया है, जैसे NCERT को एक वाद में NCERT को नहीं माना गया कि NCERT जो है यह राज्य नहीं है। तो राज्य और न्यायालय को भी राज्य नहीं माना गया। न्यायालय को राज्य ना मान, चूँकि आप देखेंगे न्यायालय तो सरकारी होता है, लेकिन उसके बावजूद इसको राज्य नहीं माना गया। तो वजह यह है कि अगर न्यायालय को राज्य मान लिया जाएगा तो फिर सारे मूल अधिकार न्यायालय के खिलाफ है, न्यायालय की भी लोग आलोचना कर सकते हैं, न्यायालय कुछ दंड नहीं दे सकता है, तो फिर न्यायालय के लिए यही चीज़, इसीलिए राज्य शब्द हटा दिया जाता है, न्यायालय जो है राज्य में नहीं आता है। अब देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 13 एक तरीके से सुरक्षा कवच है। जो मूल अधिकार है उनका एक कवच बनाया गया, यानी मूल अधिकारों को कोई तोड़ ना पाए, इनका प्रहरी अर्थात सुरक्षा करने के लिए एक कवच बना दिया गया। कवच क्या है? कवच यह है कि जो मूल अधिकारों का हनन करने वाली जितने कानून बनेंगे, यानी कुछ ऐसे भी कानून कभी हो सकता है कोई सरकार बना दे जो मूल अधिकारों को छीन रही हों या कुछ मूल अधिकारों को गलत साबित कर रही हों, तो या जो जितनी विधियां भी होंगी, यानी अनुच्छेद 13 से टकराकर वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। यानी मूल अधिकारों से जो टकराने आएगा सबसे पहले किससे टकराएगा, अनुच्छेद 13 से, और अनुच्छेद 13 से टकराकर वह चीज़ जीरो हो जाएगी। अगर हम कोई भी कानून बनता है जो मूल अधिकारों से टक्कर लेने आता है, तो इस तरीके से यह एक कवच का कार्य करता है। तो इसी में हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन भी इसे कह सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से कहता है भाई हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या ये जो कानून बना है मूल अधिकारों को छीन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को जीरो घोषित कर सकती है। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों के हनन को लेके। अगर मूल अधिकारों के आपका हनन किया जा रहा है तो आप जा सकते हैं। अब देखते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें जो हैं अनुच्छेद 13 में। तो अनुच्छेद 13 का जो एक है, अनुच्छेद 13(1) में क्या दिया गया है कि संविधान जब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब संविधान लागू होने से पहले मान लिया यह 26 जनवरी 1950 की डेट है, और कुछ कानून इसके पहले से होंगे और कुछ कानून इसके बाद में बनेंगे। तो कानून जो इसके पहले बन चुके हैं, तो सारे कानून जीरो ख़त्म नहीं होंगे। जो कानून क्या होंगे, जो कानून मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं या मूल अधिकारों से इतर हैं या मूल अधिकारों से जिनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, वह सारी विधियां क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक। और 1950 के बाद जो कानून बने हैं, अब इसमें देख लेते हैं, जो इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। अब आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, मान लिया कोई चीज़ है, जैसे मान लिया आप चादर ओढ़ के क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो उसी तरीके से जैसे चादर हटती है जाग जाते हैं, तो उसी तरीके से यह भी है। यह भीखाजी वर्षद मध्य प्रदेश वाद में यह आच्छादन का सिद्धांत दिया गया था। इसमें क्या होता है, कोई कानून बना, संसद ने कोई कानून बनाया, या जो 1950 यानी 26 जनवरी 1950 हमारी संसद, हमारे संविधान के लागू होने से पहले कोई कानून बना हुआ था और वह संविधान के मूल अधिकारों से गड़बड़ कर रहा है, मूल अधिकारों से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो अब वह जब हमारा संविधान लागू हो गया तो अनुच्छेद 13 ने उसको सुला दिया, चादर एक तरीके से उड़ा दी, आच्छादन कर लिया अर्थात उसे ढक लिया। अब जब ढक लिया तो वह सो गया, सुषुप्तावस्था में चला गया। और यदि कभी अनुच्छेद
13 हटाया गया, कोई कानून ऐसा बनाया गया तो वह फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। इसी ही कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, अर्थात जब ढक लिया तो सो गया और जब हटा लिया तो वह फिर से जागृत हो गया। अब उसी तरीके से अनुच्छेद 13(2) का क्या कहता है? यह कहता है बाद की बात, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जो है वह अनुच्छेद 13(1) कहता है। यानी 13 क्या कहता है कि जो संविधान लागू होने के पहले की जितनी चीज़ें थी वो सब मूल अधिकारों के आते ही, यानी अनुच्छेद लागू होते ही वह जीरो हो जाएंगी, और अनुच्छेद के बाद वाली जो है उनके बारे में 13(2) कहेगा। 13(2) क्या कहेगा कि कोई भी राज्य, अब चूंकि अब तो लागू हो चुका है, अब संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि अब जो राज्य कानून बनाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद, वह कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनेगा अथवा कम करेगा। यानी कोई कानून अब बनेगा ही नहीं। पहले वाली जो बन चुकी हैं वो तो जीरो हो गई टकरा के, लेकिन अब बनाना ही नहीं है इससे कानून। तो ऐसा कानून कोई भी राज्य नहीं बनाएगा जो किसी मूल अधिकार को छीने या किसी मूल अधिकार को कम कर रहा है। अब मान लिया सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया, मान लिया 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन का कानून बनाया। अब इसमें ये आधी लाइन यहाँ पे मूल अधिकारों का हनन कर रही है, मूल अधिकारों से सामंजस्य नहीं बैठ, बाकी इतना सब सही है। ये सारी 3.5 लाइन जो हैं ये सही हैं, ये आधी लाइन गड़बड़ कर रही है। तो यह 13(2) कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जिसमें कोई पार्ट जो है वह गड़बड़ करता है, तो जितना मूल अधिकारों से असंगत होगा, मतलब उनसे सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उतना जीरो हो जाएगा, बाकी सब बना रहेगा। ठीक, तो यह यानी उल्लंघन की सीमा, जहाँ तक वह उल्लंघन कर रहा होगा वहाँ तक शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वह कानून। इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी यह आधा जो है पृथक्करण कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, 3.5 जो है ये सही बना रहेगा। इसे ही कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो ये दिया है अनुच्छेद 13(2) में। अब आगे बढ़ते हैं। यह एक प्रसिद्ध विवाद से संबंधित है। जब संविधान बना और संविधान के बाद संविधान संशोधन होना शुरू हुआ, तो इसमें क्या शुरू हुआ? एक विवाद शुरू हुआ कि संविधान संशोधन होने लगे। संविधान में जब संशोधन होने लगे तो क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि व्याख्या करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें यह हुआ कि क्या जो सरकार जो संविधान संशोधन कर देती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कर देती है, क्या यह कोई कानून है? क्या यह एक कानून है? और यदि यह कानून है तो हमने देखा अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है वह जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारे संसद ने ऐसे संविधान संशोधन करके ऐसे कानून बना रखे थे, जैसे मान लिया जमींदारी उन्मूलन वगैरह के टाइम पे सरकार छीन रही थी लोगों की ज़मीन, और ज़मीन उस समय रखना क्या था? फंडामेंटल राइट्स। तो अब बात आ गई दोनों के मुद्दों के भिड़ने पे। तो पहला मुद्दा आया शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय राज्य के बारे में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। तो यह आया, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो यह है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन, यह विधि नहीं है, क्योंकि अगर विधि घोषित कर दिया जाता तो जमींदारों की संपत्ति नहीं छीन सकते थे। फिर उसके बाद आया सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य के मामले में, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये विधि नहीं है। उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में जब यह मैटर आया, फिर से उठा कि क्या संविधान संशोधन एक विधि है, कानून है, तो गोलकनाथ राज्यवाद में कहा कि हाँ, संविधान संशोधन जो है वह एक विधि है और यह भी अनुच्छेद 13 के तहत छीनी जा सकती है, जीरो किया जा सकता है, विधि को ख़त्म किया। अगर यह संविधान संशोधन जो है किसी मूल अधिकार को छीनती है तो इसको ख़त्म किया जाएगा। अब जो थी सरकार जो थी उसके तो मुद्दे पे, इस मुद्दे पे सरकार भड़क गई और सरकार ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन 1971 किया और उसके द्वारा संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। उसने सीधे सीधे कह दिया कि अनुच्छेद
13 के अंडर में विधि नहीं मानी जाएगी। संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। आज के बाद कोई भी संविधान संशोधन होगा उसको इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जाएगी कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो यानी अब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बाहर निकाल दिया गया। आगे चल के जब 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है तो केशवानंद भारती वर्सेस केरला के मामले में भी यह बात मान ली गई कि हाँ चलिए, जो सरकार ने यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24वां किया है यह सही है, वैध घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी उसने एक मूल ढांचा सिद्धांत दे दिया और कहा कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार जो हैं वो मूल अधिकार आते हैं, मूल अधिकार जो हैं वो आते हैं मूल ढांचे में। और मूल ढांचे में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे जनता के मूल अधिकार छीने जा सकें। तो मूल ढांचे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सरकार मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखते हैं मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो मूल अधिकार अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, आप डिटेल में पढ़िए। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद एक वीडियो में इसकी ट्रिक ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से ये याद रह सकें। तो जो हमारा मूल संविधान था, जब मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार मुख्यतया दिए हुए थे। लेकिन अब सिर्फ 6 बचे हैं, क्योंकि जो एक मूल अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था, उसके अलावा 19(1) के चा में दिया हुआ था। जो हमारा 19(1) है उसके चा में दिया हुआ था संपत्ति का अधिकार, और एक अनुच्छेद 31 भी संपत्ति से रिलेटेड था। तो इनको हटा दिया गया क्योंकि सरकार को क्या थी, जमींदारों की ज़मीनें छीननी थी और वो आम जनता में बांटनी थी। तो उसके लिए राजा महाराजाओं की ज़मीन छीनने के लिए सरकार ने ये किया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बना रहता तो चूंकि आपने देखा हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, कोई भी ऐसी विधि जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी अनुच्छेद 13 से टकरा कर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी उसकी। तो मूल अधिकार में ही संपत्ति का अधिकार दिया हुआ, तो सरकार क्या छीन सकती थी दूसरों की ज़मीन, जमींदारों की, राजाओं महाराजाओं की? तो नहीं छीन सकती थी, इसीलिए उसको हटाया गया यहाँ से। अब मूल अधिकार देखिए, जो समानता का मूल अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी जो है, वो 14 से 18 अनुच्छेद यानी 14, 15, 16, 17 और 18 में दिया हुआ है। उसके अलावा स्वतंत्रता का जो अधिकार है, फ्रीडम, तो वो है राइट टू फ्रीडम जो है वो 19, 20, 21 और 22 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए हुए हैं, यानी सरकार जो है शोषण पर रोक जो लगाएगी सरकार, वो 23 और 24 दो अनुच्छेद इसके संबंध में है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो है 25 से 28 में दिया हुआ है। और संस्कृत तथा शिक्षा से संबंधित जो अधिकार हैं वो 29 से 30 में दिए हुए हैं। उसके अलावा संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत जो है वह अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। अब जब हम पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कौन कौन से मूल अधिकार हैं और किस तरीके से उनको डिफ़ाइन किया गया सरकार के द्वारा। तो तब तक के लिए आप इतना बैकग्राउंड याद कीजिए, तैयार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।